नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और इस वक्त देश में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा कहें या फिर महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ के जो मामले लगातार सामने आते रहे हैं पिछले कुछ समय में, वो अब नई धार पकड़ रहे हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी भी जहां राजस्थान की बात कर रही है, पश्चिम बंगाल की बात करिए तो ये भी बात कर रहे हैं वो कि जिस तरीके का मामला मणिपुर में सामने आया, वैसा मामला तो पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में भी सामने आए थे और एक नहीं दो मामले सामने आए थे। ये सभी इस तरह की हलचल क्या संकेत देती है, करेंगे इस पर चर्चा आज के न्यूज लाइव में। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार दूसरे दिन भी संसद में नहीं हो सका कामकाज। राजनाथ सिंह बोले, सरकार मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार, लेकिन कुछ दल हैं जो सदन नहीं चलने देना चाहते। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर नए नए तरीकों से चर्चा को रोकने का लगाया आरोप। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामे पर जताई नाराजगी। हाल में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर संसद परिसर में एक गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। गहलोत सरकार से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी साधा राजस्थान सरकार पर निशाना। कहा, महिला अपराध, रेप और दलितों पर होने वाले अत्याचार के मामलों में राजस्थान पहले पायदान पर। कानून व्यवस्था पर फिर घिरी बंगाल की ममता सरकार। हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी राज्य में महिलाओं पर हो रही ज्यादतियों का जिक्र कर हुई भावुक। कहा, एक ही दिन में अलीपुरद्वार और बीरभूम में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना की जांच के लिए टीम भेजने का किया ऐलान, लेकिन डीजीपी का घटना से ही इनकार। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में स्थानीय अदालत का बड़ा फैसला। सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से राडार तकनीक से सर्वे कराने को दी मंजूरी। सर्वे में बिना क्षति पहुंचाए पत्थरों, दीवारों सहित अन्य निर्माण की उम्र का लगेगा पता। पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। कई समझौतों पर हस्ताक्षर। आर्थिक साझेदारी के लिए अपनाया विजन डॉक्यूमेंट। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़े। एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए मिलकर काम करने की बताई जरूरत। इंदौर में हुई G20 श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक में पीएम मोदी ने ई श्रम पोर्टल को सराहा। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग को बताया भविष्य के कार्यबल का मंत्र। कहा, हम रोजगार क्षेत्र में कुछ सबसे बड़े बदलावों की दहलीज पर। इनसे निपटने के लिए उत्तरदायी और प्रभावी रणनीतियां बनाने की जरूरत। महाराष्ट्र में जारी है बाढ़ और बारिश का कहर। रायगढ़ में भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ का राहत अभियान जारी। पालघर के लिए रेड अलर्ट तो मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में जापानी जोड़ी को 21-14, 21-17 से दी मात। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात श्रीलंका की करते हैं, क्योंकि भारत का करीबी पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिसके साथ हमारे प्राचीन संबंध हैं जो वक्त की कसौटी पर भी खड़े रहे हैं। क्योंकि जब जब श्रीलंका को जरूरत पड़ी, भारत ने हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आज जब नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, तो आर्थिक सहयोग का विजन तो साझा किया ही, साथ ही दोनों देशों के बीच
पशुपालन, अक्षय, सोलर ऊर्जा, यूपीआई पेमेंट सहित त्रिंकोमाली की परियोजना को लेकर आर्थिक सहयोग पर सहमति पत्र का आदान प्रदान भी हुआ। तो वहीं पेट्रोलियम पाइपलाइन, सुगम आवाजाही को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बीते साल श्रीलंका ने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक संकट का भी अभूतपूर्व रूप से सामना किया था। जुलाई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे ने सर्वदलीय सरकार के मुखिया के तौर पर राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन दोनों में भी श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। हमारा मानना है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। सामरिक और भू राजनीतिक नजरिए से श्रीलंका भारत के लिए अहम है। द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भारत ने श्रीलंका के साथ नौवहन समेत हर एक क्षेत्र में कनेक्टिविटी के साथ आर्थिक सहयोग का विजन साझा किया। हमने हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया है। यह विजन है दोनों देशों के लोगों के बीच मैरीटाइम, एयर, एनर्जी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को मजबूती देने का। यह विजन है टूरिज्म, पावर, ट्रेड, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में आपसी सहयोग को गति देने का। यह विजन है श्रीलंका के प्रति भारत के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। दोनों देशों के बीच पशुपालन व डेयरी क्षेत्र, अक्षय व सोलर ऊर्जा, यूपीआई पेमेंट समेत त्रिकोमली की परियोजनाओं को लेकर आर्थिक सहयोग पर सहमति पत्र का आदान प्रदान हुआ। वहीं पेट्रोलियम पाइपलाइन, सुगम आवाजाही को लेकर भी फैसले लिए गए। श्रीलंका में यूपीआई को लॉन्च करने के लिए हुए समझौते से फिनटेक कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, आज हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। श्रीलंका में निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर भारत एक विश्वसनीय साझेदार की तरह मजबूती से खड़ा है। वहीं भारत श्रीलंका में जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने को लेकर भी आशान्वित है। दूसरी ओर श्रीलंका भी इंफ्रा डेवलपमेंट पर जोर देकर आर्थिक नीति को बढ़ावा दे रहा है। We now need to put our economy on a growth path, bringing greater revenue for the country, which requires enhanced investment in all parts of the country. As a supportive and solid foundation for realizing of these objectives, we have agreed on the joint vision of future India-Sri Lanka economic partnership through enhanced connectivity. Today, in the 75th year of our bilateral diplomatic relations, our vision will propel us towards a more secure future through mutually beneficial interactions to bring tangible benefits and greater opportunities for our future generations in the coming decades. श्रीलंका एक बार फिर तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को संभालकर आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बेल आउट पैकेज स्वीकार कर चुका है। रिकवरी की इस प्रक्रिया में श्रीलंका को हर संभव मदद देने की प्रतिबद्धता भारत ने पुरजोर तरीके से दोहराई है। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि जो समझौते हुए वो महत्वपूर्ण रहे। ऐसे में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में आपसी सहयोग के तमाम मसलों पर बातचीत हुई।
तो श्रीलंका हमारा करीबी पड़ोसी देश, ऐसे में इस देश के साथ हमारे संबंधों की क्या तस्वीर है वो आपके सामने रखना चाहेंगे। और शुरुआत करते हैं आर्थिक संबंध से। तो आर्थिक संबंधों पर अगर आप एक बार नजर डालें तो आप पाएंगे आपके सामने साल 2018 से लेकर साल 2021 तक के आंकड़े हमने रखे हुए जो दिखाते हैं कि कैसे, और ये जो आंकड़े आपके सामने हैं ये मिलियन यूएस डॉलर्स में ये आंकड़े हैं कि 2018 में जहां 5000 यूएस मिलियन डॉलर्स की बात हो रही थी, तो वहीं पे 2020 में हमने देखा है कि किस तरीके से 2020 में आंकड़ा कोविड के कारण कम हुआ, लेकिन 2021 में वो एक बार फिर बढ़ा और 2018 के स्तर को भी पार कर गया। और इसी तरीके से दोनों देशों के बीच जो कुल व्यापार है ये उसके आंकड़े हैं और ये व्यापार ये दिखाते हैं कि ये आर्थिक संबंध दोनों के प्रगाढ़ हो रहे हैं। वहीं अगर हम निर्यात की बात करें तो एक बार नजर डालें निर्यात के ऊपर भी, तो आप देखेंगे कि भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश बना हुआ है। तो इन मायनों में भारत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीलंका को जो आमदनी है वो भारत से अच्छी हो रही है। तो वहीं पर जो मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच में है, जितना व्यापार श्रीलंका से भारत को किया जाता है उसके 60% निर्यात का इसी समझौते के तहत लाभ मिल रहा है श्रीलंका को। निवेश के ऊपर भी अगर हम देखें तो क्योंकि भारत श्रीलंका में एक बड़े निवेशक के रूप में सामने है, तो इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आंकड़े एफडीआई के आपके सामने 2021 में 142 मिलियन यूएस डॉलर्स का निवेश भारत की ओर से किया गया। और अब तक की अगर हम बात करते हैं तो कुल 2.2 बिलियन यूएस डॉलर का स्तर को पार कर चुका है भारत की ओर से श्रीलंका में किया जाने वाला निवेश। विभिन्न क्षेत्रों में होता है यह निवेश, जैसे पेट्रोलियम, पर्यटन, विनिर्माण, रियल एस्टेट, दूरसंचार और बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में भी निवेश होता है। तो ये तमाम जो निवेश भारत की ओर से किया जाता है, जाहिर है कि इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बेहतर होती है। वहीं अगर हम पर्यटन की बात करें, क्योंकि पर्यटन वो क्षेत्र है जिससे श्रीलंका को बड़े स्तर पर आमदनी होती है, टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है श्रीलंका के लिए। तो 2021 में अगर आप देखते हैं तो 2021 में जो कुल पर्यटक श्रीलंका पहुंचे उनका 30% आप देखेंगे भारत की ओर से ही आया गया है। ऐसे में भारत की श्रीलंका में पर्यटन क्षेत्र में भागीदारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, एक देश जिससे सबसे ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं वो भारत है। वहीं पे अगर हम साल 2022 की भी एक तस्वीर आपके सामने रखें तो साल 2022 में जहां 7 लाख से ज्यादा पर्यटक श्रीलंका पहुंचे 2022 में, तो वहीं ये 2021 के आंकड़े आपके सामने, लेकिन अगली प्लेट में 2022 के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। यहां पर भी भारत ही एक बड़े पर्यटक भेजने वाले देश के रूप में श्रीलंका के साथ जुड़ा रहा है। 7 लाख से ज्यादा कुल पर्यटक, जिनमें से भारत से ही 1.25 लाख से ज्यादा पर्यटक वहां पहुंचे। 17% पर्यटक कुल पर्यटकों में भारतीयों की तादाद रही है, जो दिखाता है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी भारतीय श्रीलंका का ज्यादा रुख कर रहे हैं। वहीं अगर अन्य तरीके से हम जानते हैं कि किस तरीके से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था काफी मुश्किलों के दौर से गुजरी और ऐसे में भारत की ओर से जो भी मदद की गई वो महत्वपूर्ण रही। भारत ने ऐसे मुश्किल वक्त पर जब 51 अरब डॉलर के क्रेडिट डिफॉल्ट तक पहुंच गया था श्रीलंका, तब 4 अरब डॉलर की इमरजेंसी की मदद की, 1 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन इसमें शामिल थी। तो वहीं कई बार डीजल पेट्रोल की भी मदद भारत ने श्रीलंका को की है। आपको याद रहे कि फ्यूल ही वो कारण रहा है जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था इस मुश्किल में पड़ी। ईंधन खरीदने के लिए भी भारत ने 50 करोड़ डॉलर दिए। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए भी भारत ने 75 यात्री बसें दी हैं। पुलिस को वाहनों की कमी थी वहां पर, इसको देखते हुए 125 एसयूवी भी भारत ने उनको दी। 21,000 टन उर्वरक दिया ताकि उनकी कृषि को मदद मिल सके। मिट्टी का तेल 15,000 लीटर दिया गया। यानी ये छोटी जो भी ये मदद की गई है विभिन्न मोर्चों पर, ये सभी मदद श्रीलंका के लिए उस मुश्किल वक्त में बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि भारत जो भी कुल विकास ऋण देता है विभिन्न देशों को, उसका 6वां हिस्सा सिर्फ श्रीलंका को जाता है। यह दिखाता है कि श्रीलंका हमारे लिए न केवल भू राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि जब बात मदद की होती है तो भारत पीछे नहीं हटता, अपने इस पड़ोसी देश के हमेशा साथ खड़ा रहा है। आइए बात कर लेते हैं संसद की। खबर संसद से, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था आज। तिथि बदली, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन, लेकिन तस्वीर कमोबेश वही रही। मणिपुर मामले पर विपक्ष का हंगामा हुआ। सरकार चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ। नतीजा यह हुआ कि दोनों ही सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी मणिपुर के मामले पर विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने लगातार हंगामा किया और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा कि वो इस मामले पर गंभीर है और इस पर चर्चा के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है कि इस गंभीर मसले पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष की नीयत ठीक नहीं दिखती।
संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर नए नए तरीकों से चर्चा को रोकने का आरोप लगाया। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। ऐसे बाधित करना, चर्चा को रोकना, बहस को रोकना, ये बिल्कुल गलत है। बहुत इम्पोर्टेंट बिल्स है। बिल में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चर्चा करना चाहते हैं, सार्थक चर्चा हम चाहते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष बहाना बनाकर चर्चा से भाग रहा है। वहीं विपक्ष अभी भी सदन के सभी कामकाज रोककर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा कि मणिपुर में जो घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी, और जो बाकी राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाएं सबको शर्मसार करती हैं। 140 करोड़ देशवासियों को ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग संवेदनशील भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भी भाग रहा है और चर्चा से। मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था लेकिन हमको मौका नहीं मिला, और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होना और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी होना, यह सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विपक्ष के हंगामे को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, लेकिन प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन नहीं चलाना चाहते? क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से, चर्चा होगा बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। राज्यसभा में भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सदस्यों ने अलग अलग तरीकों से सदन की कार्यवाही में बाधा डाली। टीएमसी की ओर से मणिपुर मामले में विपक्ष के द्वारा रखी गई बातों को सदन की कार्यवाही से हटाने का मुद्दा उठाया गया। सभापति ने विपक्ष के सांसदों को नियमों के अनुरूप सदन में व्यवहार करने की अपील की। दिस हाउस इज द अपर हाउस, दिस हाउस इज द हाउस ऑफ एल्डर्स। आवर कंडक्ट is being watched by more than 1.3 billion people. We have to exemplify our conduct so that we can be appreciated. मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के बाद अब सदन सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। देखना होगा कि अगले सप्ताह सदन में विपक्ष का रुख क्या रहता है। पार्लियामेंट डेस्क, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज 9 में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के पार देखेंगे बंगाल और राजस्थान की कानून व्यवस्था पर बीजेपी का निशाना। मौसम, बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
और अब बात कर लेते हैं विभिन्न राज्यों में बिगड़ती कानून व्यवस्था की। पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरते हुए आंकड़े सामने रखते हुए गहलोत सरकार से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की। जोधपुर का बहुचर्चित सामूहिक हत्याकांड, भीलवाड़ा में जैन संत की हत्या का मामला, राजस्थान में बढ़ते आपराधिक मामलों पर घिरती नजर आ रही है गहलोत सरकार, लेकिन सभी चुप हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार पर हमले और तेज कर दिए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मसलों पर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान महिला अपराध के मामलों में पहले पायदान पर है। रेप और दलितों पर होने वाले अत्याचार के मामले में भी राजस्थान पहले नंबर पर है। उन्होंने राजस्थान सरकार में आपसी सिरफटव्वल पर भी निशाना साधा। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ाई, हर मोर्चे पर राजस्थान विफल हुआ है। उसके साथ साथ में राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, वस्तुस्थिति ठीक इसके उलट हुई। सरकार बनने के साथ ही चुनाव के परिणाम आने के ठीक बाद जिस तरह का आपसी सिरफुटव्वल नजर आया, लगातार 4.5 साल तक राजस्थान में जिस तरह से किस्सा कुर्सी का चलता रहा, एक कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था और दूसरा कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं था। राजस्थान में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर शुक्रवार को मानसून सत्र के दौरान बीजेपी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने पोस्टर लेकर पहुंचे और प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों का कहना था कि कोई घटना होने पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश तो जाते हैं, लेकिन राजस्थान कभी नहीं जाते। पार्टी ने गहलोत सरकार से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने आंकड़ों के जरिए बताया कि कैसे गहलोत सरकार के दौरान प्रदेश में 54 महीने में 10 लाख से अधिक घटनाएं घटी हैं, लेकिन अभी भी सरकार चुप है। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं यहाँ राजस्थान में हुई हैं। 54 महीने में 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं। दुखद है कि दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। वहीं राज्य के जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में 19 जुलाई को हुए बहुचर्चित सामूहिक हत्याकांड के बाद भी गहलोत सरकार निशाने पर है। इस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। इस मामले को लेकर अब बीजेपी गहलोत सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम गहलोत के गृह जिले में लगातार बड़ी वारदातों के बाद उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग भी मामले की जांच को लेकर जोधपुर पहुंची। वुमेन उसमें अफेक्टेड है, वुमेन के खिलाफ मतलब वुमेन को जला दिया गया है। उसकी वजह से हमने ये कॉग्निसेंस लेके, सुमोटो कॉग्निसेंस लेके उसके ग्रास रूट लेवल में जो इंफॉर्मेशन है, जो अवेलेबल है, वो ही पूछताछ करने के लिए आए हुए हैं हम। इस मामले में अशोक गहलोत को उनकी ही पार्टी की विधायक दिव्या मदेरणा भी घेरती हुई नजर आई। वहीं भीलवाड़ा में जैन संत की हत्या के मामले में भी जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। हत्याकांड के विरोध में भीलवाड़ा बंद रहा। हिंदू संगठनों के साथ ही व्यापारियों ने भी शहर में बंद रखा। लोग इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समाज के जो कुदृष्टि रखने वाले, उनको यदि कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी और उस आखिरी चैन तक नहीं पहुंचा, तो ये सनातन समाज, भीलवाड़ा ही नहीं, आज जिस तरह राजस्थान बंद है, कल पूरा भारत भी इसी तरह इसी रुख पे आएगा। उसको सरकार और शासन को जवाब देना पड़ेगा। राज्य में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में गहलोत सरकार पर विपक्ष के साथ ही अपनों के हमले मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात राजस्थान की। और राजनीतिक हिंसा के लिए जाना जाने वाला पश्चिम बंगाल, जहां हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए, इन चुनावों में हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार निशाने पर रही है। इस बार ही विभिन्न दलों के 57 कार्यकर्ताओं की मौत हुई, यह आंकड़ा बीजेपी ने सामने रखा। लेकिन चुनाव में महिलाओं के साथ हुई गंभीर घटनाओं को भी आज भाजपा ने सामने रखा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना की जांच के लिए टीम भेजने का ऐलान किया।
तो राज्य के डीजीपी ने घटना से ही इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव शुरू से ही हिंसा और हंगामे से भरा रहा है और चुनाव खत्म होने के बाद भी इस मामले में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी लगातार इस मामले में ममता सरकार को घेर रही है। शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रही ज्यादतियों का जिक्र कर भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में बंगाल के अलीपुरद्वार और वीरभूम में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है वह बहुत चिंताजनक है। पंचायत चुनाव में जिला परिषद का प्रार्थी हमारे इलाका में उसको मतलब बाल एकदम एक करके लेके बाहर फेंक दिया उसको काउंटिंग के टाइम में। हम कुछ नहीं कर पाए, अब सिर्फ देखा। पुलिस को बोल रहे हैं, पुलिस वाला आप चले जाइए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना की जांच के लिए एक टीम भेजने का ऐलान किया तो राज्य के डीजीपी घटना से ही इनकार कर रहे हैं। एक ग्राम पंचायत के कैंडिडेट के साथ टीएमसी के गुंडों ने की है और ये सामने आया है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा दुखदायी घटना घटी है। उसके ऊपर भी हम एक टीम भेजेंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं उनका सबसे पहले मैं सबसे जो जरूरी सार है वो यही बोलना चाहूँगा कि अभी तक इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें इस तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे कि ये प्रमाणित हो सके कि इस प्रकार की कोई भी घटना घटी थी। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचायत चुनाव खूनी चुनाव साबित हुआ। बीजेपी का कहना है कि ये हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ बहुत वर्षों से जुड़ी हुई है। साउथ पांचला में बीजेपी के ग्राम सभा के पंचायत में इलेक्शन में खड़ी होने के लिए एक महिला को बीजेपी वर्कर को नेकेड करके नंगा करके घुमाया गया। ये क्या मणिपुर से कम दुखद घटना है? बीजेपी का आरोप है कि 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को अपनी सरकार आने के बाद आश्वासन दिया था कि ये हिंसा बंद होगी, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, बल्कि ममता सरकार में हिंसा और ज्यादा बढ़ गई है। गौरतलब है कि बंगाल के पंचायत चुनावों में अब तक 57 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं। चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और अत्याचार के आरोपों की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी जिसने राज्य का दौरा किया था। बाद में चुनावों के दौरान महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा और अत्याचार के आरोपों की जांच के लिए बीजेपी ने एक समिति का गठन किया था जिसने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंप दी। गुरुवार को ही बीजेपी ने इस हिंसा की जांच के लिए अनुसूचित जाति के सांसदों की 5 सदस्यीय जांच समिति भी बनाई है। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात की जाए या फिर कानून व्यवस्था की बात की जाए, इन राज्यों पर सवाल उठ रहे हैं। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है कानून व्यवस्था पर घिरी ममता गहलोत की सरकार। चर्चा के लिए हमारे साथ विशिष्ट पैनल जुड़ गया है। परिचय करवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेता गरिमा दसौनी जुड़ी हुई हैं, टीएमसी की प्रवक्ता स्वयं पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता शाइना एनसी भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। गरिमा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि राजस्थान चूंकि शीर्ष पर बना हुआ है, इस वजह से राजस्थान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी आईएनडीआई ये बात कर रहा है कि मणिपुर में एक दल भेजा जाएगा, कांग्रेस उस दल का हिस्सा होगी, लेकिन राजस्थान जहां पर आपकी अपनी सरकार है वहां पर ऐसा कोई दल क्यों नहीं भेजा जाता? क्योंकि वहां तो सर्वाधिक मामले, चाहे महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म की बात करें या अपराधों की बात करें, क्या सोचा जा रहा है इस दिशा में भी कि आपकी पार्टी के शीर्ष नेता राजस्थान का भी दौरा करें? तुझे कभी भी 2 गलत मिलकर सही नहीं होते। अगर आज आप अपनी पार्टी की भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ कि मणिपुर की वजह से जो छिछा लेदर हो रही है
उससे अपनी नाक बचाने के लिए अगर आप राजस्थान के केसेस या पश्चिम बंगाल के केसेस दिखाएंगे तो उससे अपराध कम नहीं होगा। रूह कांप रही है पूरे देश की मणिपुर के वो 2 नग्न अवस्था में महिलाओं को देखकर, और मैं तो शाइना एनसी जैसी महिलाओं को देखकर हतप्रभ हूं कि कैसी इनकी कमजोर रीढ़ की हड्डी है कि उन महिलाओं को निर्वस्त्र देखकर भी ये अंदर से हिली तक नहीं है और अभी भी उस पार्टी को डिफेंड कर रही है जिस पार्टी के रजीम में ये सब हो रहा है। आपने बात करी कि राजस्थान में सर्वाधिक मामले हैं। मैं जिस छोटे से प्रदेश से आती हूं वहां भी भाजपा की सरकार है। यहां 2021 में 872 रेप केसेस दर्ज हुए। उत्तराखंड जैसी देवभूमि तपोभूमि में 872, ये CMIE की रिपोर्ट है, ये RTI एक्टिविस्ट ने सूचना में प्राप्त की है कि 872 रेप केस एक साल में यहाँ दर्ज हुए हैं और बाकी तो यहाँ शर्म की वजह से, डर की वजह से महिलाएं बाहर आती नहीं। ये तो पुलिस केसेस हैं। और जहां तक आपने महिला सम्मान की बात कही और राजस्थान में सर्वाधिक मामले होने की बात कही, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूं। महिला सम्मान के लिए जो आधी आबादी है देश की, उसको साथ में मिलकर खड़े होना होगा, उसको हल्ला बोल करना होगा कि कहां गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे नैरेटिव को बदल के पश्चिम बंगाल और गहलोत जी की सरकार के ऊपर आपका पूरा ये प्रोग्राम है। 2 शब्द अगर मणिपुर की उन 2 महिलाओं के लिए भी दूरदर्शन संवेदनाएं व्यक्त कर देता या उसकी झलकी भी 2 मिनट के लिए दिखा देता कि वहां आपने जो बातें कही मैंने सुन ली। मणिपुर पर कल हमने पूरी तस्वीर भी पेश की थी और पूरी चर्चा भी हुई थी, तो मणिपुर को भूले नहीं। देखिए मेरे पीठ पीछे अपनी बात करिए, मुझे भी अपनी बात करने दीजिए ना। आपकी बात मैंने शांति से सुनी है। आपने बात की महिलाओं को, मणिपुर की महिलाओं की बात की। ममता जी सुन लीजिए, ममता जी सुन लीजिए। देखिए मेरे पीठ पीछे आपने किस टॉपिक पर चर्चा करी, कितनी व्यापक चर्चा करी, उससे मुझे मतलब नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि दूरदर्शन हर घटना को सामने ला रहा है और महिलाओं की अस्मिता की बात हो रही है। जी आप मुद्दे से भटकिए नहीं, मुद्दे से भटकिए नहीं। मैंने आपसे एक सवाल जो पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। ये दरअसल एक ऐसा मुद्दा है जिसमें राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था मैं उसमें वापस आती हूँ कि चूंकि आप लोग दल बनाकर और टीएमसी जैसे नेताओं के साथ, दलों के साथ मिलकर सामने राजनीति कर रहे हैं, तो इसलिए जब आप मणिपुर में दल भेज रहे हैं, मेरा एक स्पष्ट सवाल था आपसे कि मणिपुर में दल भेज रहे हैं तो आज जो आंकड़े रखे गए हैं राजस्थान में भी दल क्यों नहीं भेज देते? आप मैंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया आपको, आपने मेरा वक्तव्य पूरा नहीं सुना। मैंने कहा कि महिलाओं के साथ कहीं भी अनादर हो रहा है, लेकिन क्या आपके नेता जा रही हैं? पश्चिम बंगाल के मामले सामने आए हैं, राजस्थान के, क्या आपके दल के नेता, क्या प्रियंका वाड्रा जाएंगे वहां? एक छोटी सी बात बताऊं आपको, पंचायत चुनाव हुए काफी समय बीत गया पश्चिम बंगाल में, इन्होंने जनता के संग धोखा किया है। लॉकेट चटर्जी या बाकी 2 पुरुष बैठे थे, इन्होंने देश की जनता के संग धोखा किया। ये जो सारे वाकयात या प्रकरण ये बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के, ये तुरंत क्यों नहीं बताए? आज मणिपुर की घटना को ढकने के लिए या नहीं हम देख सकते जो मणिपुर में हुआ वो शर्मसार करने वाला है, ये हर कोई कहता है, हम भी कहते हैं। आप समझ नहीं रहे, पश्चिम बंगाल की ये घटना है। नहीं गरिमा जी, मणिपुर का हवाला देकर आप राजस्थान और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। जो घड़ियाली आंसू आज चलिए आपने अपनी बात रखी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। स्वयं कहने का मतलब है पश्चिम बंगाल के पंचायती चुनाव को वक्त बीत गया है। गरिमा जी चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए, हमने आपकी बात सुनी, शांति से सुनिए। आज मणिपुर की घटना को ढकने के लिए, दबाने के लिए, छुपाने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने देश की जनता के मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने भी कल संवेदना व्यक्त की। मणिपुर की घटना को लेकर भाजपा के भी तमाम नेताओं ने अपनी बात को सामने रखा। मणिपुर की घटना से इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन गरिमा जी आप मेरी चर्चा को भटकाने का प्रयास मत करिए। मैं स्वयं पुरोहित के पास जाना चाहूंगी। मैं तो स्वयं पुरोहित जी का ऑडियो आप करिए प्लीज। स्वयं पुरोहित जी आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं और पश्चिम बंगाल की जब बात हो रही है, नहीं कांप रही है, कैसा जमीर और कैसी नैतिकता है? गरिमा जी आप हमारे को चर्चा आगे बढ़ाने दें। आप ही सिर्फ अकेले नहीं हैं इस वक्त पैनल पे, और भी लोग हैं, उन्हें भी मौका दीजिए आप बोलने का। मेरा जी आपने बोला, हमने सुना। अब आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अन्य को बोलने का भी मौका दें, सुनना भी पड़ेगा ना, चर्चा की बात है तो। स्वयं पुरोहित जी इस वक्त गरिमा जी लगातार बोल रही हैं कि मणिपुर के मुद्दे को, मसले को छुपाने के लिए आज बीजेपी ने ये तमाम तथ्य सामने रख दिए। लेकिन एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि देश के किसी भी हिस्से में अगर कुछ गलत होता है और उस पर उंगली उठाई जाती है, सवाल खड़े किए जाते हैं, तो जवाब बनता है।
ऐसे में आज जब ये तमाम बात सामने आई, एक केस की बात हो रही है, लेकिन आज भाजपा की ओर से ही सही, मैं राजनीति नहीं कर रही हूं, भाजपा की ओर से ही सही, लेकिन जब ये मुद्दा सामने आया है कि दो अलग अलग मामले, दो मामलों में इस तरीके का मामला सामने आया है, जहां मणिपुर में जिस तरीके से महिला को लेकर हुआ, उनका मर्यादा हनन हुआ, वैसा ही दो जगह से आया। दरअसल ये मामले आ रहे हैं, लेकिन टीएमसी इन बातों को लेकर गंभीर रवैया क्यों नहीं दिखा रही है कि कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? तो सही, आप जवाब सुनिए ना जी। अब मेरा सवाल आपसे पूछा है तो अब आप जवाब दीजिए। जी जवाब आपने इतना लंबा एक ही लाइन एक ही चीज को आप बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल और राजस्थान ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा देश के अंदर में मणिपुर है। आप जिस बात कर रहे हैं ना, लोकेट चटर्जी ने जो आज, लोकेट चटर्जी अभिनय अच्छा करती थी, इसके पहले उनका जो प्रोफेशन रहा है आपको भी पता है, पूरा देश जानता है। तो लोकेट चटर्जी ने आज जो अभिनय किया है, उनके साथ में सुकांतु मजुमदार, देखिए डीजीपी क्या बोल रहे हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए डीजीपी वो क्या बोल रहे हैं, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। ये फॉल्स जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि भारत देश की जो केंद्र सरकार है, वो उसके अंदर जो डाटा आते हैं उसमें कैलकाटा इज द सेफेस्ट सिटी इन द इंडिया, ये डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं, ये हम नहीं करते हैं। इस तरह की बात होने के बंगाल की छवि को खराब करने की कोशिश, देखिए जब से ये विपक्षी गठबंधन इंडिया नाम से बना है, इनकी पैंट ढीली हो गई है, इनके पास, और मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के ऐसे ऐसे वीडियो जहां इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है, और ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं सामने कि एक अच्छा आदमी देख नहीं सकता है, उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाएगा, इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। ऐसी घटना हमारे देश के अंदर में हो रही है, और देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की बात नहीं कर करके देश के प्रधानमंत्री बात करते राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में बलात्कार नहीं होता, उत्तर प्रदेश में बलात्कार नहीं होता, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। क्या मणिपुर का एक दौरा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है? अभी तक नहीं किया है। देख, वहां की एक फेलियर सरकार है, उसके बारे में चर्चा नहीं करें। देखिए, इसको व्हाट अबाउटरी बोलते हैं। अगर आपसे कहीं की बात की जाए तो आप मुद्दे को डाइवर्ट कर दो। आज जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इन्होंने पार्लियामेंट में इसको डाइवर्ट करने के लिए बंगाल की हिंसा को जोड़ लीजिए। क्या बंगाल के अंदर में तो भाई केंद्रीय वाहिनी को बुला करके चुनाव कराया गया था, केंद्रीय वाहिनी आई थी चुनाव करने के लिए, आपने मांग की थी, विपक्षी पार्टियों ने मांग की थी। जब केंद्रीय वाहिनी आई है तो आप कैसे आरोपित कर सकते हैं? रही बात बंगाल के अंदर में, तो कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी, हमारी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में, ममता बनर्जी। उसका नाम लेते हुए पूरे गर्व होता है कि चलिए, आपने संजय अपनी बात रखी, आपने जो मुद्दे उठाए हैं बात करती है, उसके राज्य में ऐसे लोग, ऐसे आरोप करने वाले, ऐसे जो घटिया कुकर करने वाले लोगों की सजा कठोर से कठोर होती है। सुन जी, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। आप जब कहते हैं कि हर जगह रेप होते हैं, यहां पर जो मामले सामने रखे गए, हालांकि आपके राज्य के डीजीपी ने आपके राज्य में जो केस हुआ उसी को लेकर कहा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन क्या आप इस बात से नकार सकते हैं कि ममता बनर्जी ने ही इस बात को कहा कि जो हिंसा हुई, जिसमें 57 कार्यकर्ता विभिन्न दलों के मारे गए, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि सब चुनाव, पंचायत चुनाव तो बहुत शांति से हुए, कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई। क्या आप इस बात एक मिनट, आपने केंद्रीय बलों की बात की, एक मिनट, गृह मंत्रालय ने भी इस बात को, रिपोर्ट को सामने रखा, जिसमें कहा गया है कि जिन बूथ्स पर केंद्रीय बल नहीं थे वहां हिंसा हुई, वहां पर गड़बड़ी हुई। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसमें आप कुछ कहेंगे तो हम उस बातों को तथ्य के हिसाब से जो कहा गया है सरकारी अधिकारी के तौर पर या मंत्रालय से, हम उस बात से सामने रखेंगे। ये 30 सेकंड में आपको दोनों बातों का जवाब देता हूं। नंबर 1, आपने जो कहा केंद्रीय वाहिनी की बात है, तो केंद्रीय वाहिनी का डेपुटेशन होने के बाद चुनाव हुआ। रहा बात हमारी नेत्री ने जो कहा कि आपको पता होना चाहिए 71,000 के आसपास बूथ में इलेक्शन हुए, और वहां से रिपोलिंग इलेक्शन कमीशन ने कितने में करवाई, कितने बूथों पर करवाई? 1% जो ये हिंसा के आंकड़े आए हैं ना स्वयं जी, ये आंकड़े तीन पोलिंग बूथ पर अगर चुनाव शुरू होने के पहले से ही आंकड़े आने शुरू हो जाते हैं। बंगाल को अगर बदनाम करने की कोशिश करेंगे, चलिए स्वयं जी, आपने अपनी बात रखी, हम बीजेपी को चर्चा में लाना चाहेंगे। शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ गई है। देख रहा है जिस तरह जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसीलिए तो देश ही सवाल उठा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी ऐसा महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ क्यों? स्वयं जी, मैं आगे बढ़ती हूं, मैं शाइना एनसी को चर्चा में लाना चाहूंगी। शाइना जी, गरिमा जी ने स्पष्ट कहा कि मणिपुर की घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए आज बीजेपी ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल के मामलों को सामने रखा, क्या कहेंगे आप?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश की कोई भी महिला हो, वो मणिपुर या फिर राजस्थान की, एक अन्याय जब होता है, अपराध जब होता है और शोषण जब होता है, तो ये एक महिला का सम्मान का मुद्दा है। बार बार ये कहना कि मणिपुर में ये हुआ, हाँ बिल्कुल शर्मनाक है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि सख्ती के साथ शक्ति से हम देखेंगे कि ना सिर्फ कार्रवाई हो, लेकिन हमारी मांग है कैपिटल पनिशमेंट। अभी आपकी बात रखने के लिए मैं सिर्फ बोलूंगी कि कांग्रेस बिल्कुल विचित्र पार्टी है। 1,90,000 अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। अलवर में एक महिला का शोषण, बलात्कार होता है उनके पति के सामने। जयपुर में आपके मुख्यमंत्री के घर के बाहर एक महिला को इमोलेट किया जाता है, वहां गहलोत सरकार कुछ नहीं बोलती है। चीरू में आपकी खुद की एमएलए मदरना जी, आप सभी, ये कोई स्पर्धा नहीं है। एक मिनट, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ ये स्पर्धा नहीं है, जो गलत है वो गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई के साथ कानून का खौफ। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, मैं पूछती हूँ कि जब वेस्ट बंगाल में एक हादसा होता है एक एक्टिविस्ट के साथ, लॉकेट चैटर्जी होती है और आप इसका मजाक उड़ाते हैं, क्या ये टाइमिंग ऑफ दिस वीडियो ये सस्पेक्ट नहीं हो सकता है? पार्लियामेंट में आप बात नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते। एक मिनट, मुझे खत्म करने दीजिए मेरी बात। संजीव को बात रखने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। संजीव, आपके पास में आऊंगी वापस। इस तरीके से आपकी बात कोई नहीं समझ पा रहा। स्वयं पुरोहित जी जाती है प्रियंका गांधी, मेरी बात आप कितना, शाइना जी आप अपनी बात रखिए। एक सवाल है, प्रियंका गांधी जाती है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक रूप से मणिपुर को पेश किया जाता है। मैं पूछती हूँ क्यों राजनीति कर रहे हैं आप? मणिपुर को लेके जब ये हादसा हुआ, अगले दिन आपके आर्म्ड फोर्सेस वहां थे, 50,000 प्रधानमंत्री मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग के साथ ये ट्राइबल्स को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को आप नहीं देख रहे हैं, आप सिलेक्टिवली जो आपको अस्थिर करने की आवश्यकता है उसी पे फोकस कर रहे हैं। जब आपके प्रति सवाल उठता है तो चुप्पी, हमारे प्रति कुछ गलत होता है तो चुपचाप आप सिर्फ मोदी जी के पीछे पड़े हैं। आपको पता है कि शाइना जी आप अपनी बात रखिए, एक बार गरिमा जी से इसका जवाब लेना चाहेंगे। ममता जी प्लीज, ममता जी मैं चर्चा में आना चाहती हूँ। आप अपनी स्वयं जी एक मिनट, आप सबकी मैंने बात सुनी। एक बार मैं रामकृपाल जी से भी सवाल लेना चाहूंगी। रामकृपाल जी, जब महिलाओं के सम्मान का मुद्दा होता है तो ये एक संवेदनशील मुद्दा है जिससे हर कोई अपने आप को जोड़ता तो है, लेकिन ये तस्वीर जैसे हम भी आपके सामने देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप होते हैं क्योंकि हर राज्य से ऐसे मामले आते हैं, लेकिन मामलों की गंभीरता को देखा जाना, सामाजिक संरचना, जो कारणों को देखा जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में जिस तरह की चर्चा आपके सामने भी सबने अपनी अपनी बात रखी, कि आपको कहीं ऐसी गंभीरता भी दिखती है कि हमारे राजनीतिक दल इस समस्या की गहराई तक जाकर इसके उन्मूलन को लेकर भी कुछ काम करने को गंभीर दिखते हैं? चुनावी माहौल है इस वक्त। बिल्कुल नहीं। जिस तरह से मैं देख रहा हूं पिछले 48 घंटे से, जिस पर जो घटना सामने आई है उस पर इस देश का एक आम नागरिक भी इतना मर्माहत है, इतनी वितृष्णा से भरा हुआ है पूरा देश। लेकिन उसको मैं देख रहा हूं कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के बजाय कि क्या किया जाए, कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो कैपिटल पनिशमेंट या हत्या से भी बड़ा कोई दंड, ऐसा प्रावधान किया जाए जिसमें महिलाओं की, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो। अब ये समय का तकाजा है कि हमें इस बात पर कम से कम हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने या स्कोर सेटल करने या हम आगे बढ़ गए, सत्ता को नीचा दिखा दिया या विपक्ष को नीचा दिखा दिया, ये करने के बजाय अगर हम आज देखें कि आज का डिजिटल इरा है, कोई भी एक छोटी घटना सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया देखती है।
और सबके लिए 140 करोड़ लोगों के लिए शर्म की बात होती है। बंगाल के चुनाव हिंसा में जिस तरह से हुई, आज जिस तरह जस्टिफाई किया जा रहा है, अब तो आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं। चैनल पर जो कुछ दिख रहा था उसके बाद क्या डिफेंड करेंगे आप? 57 लोग मारे गए हैं, ये बड़े शांतिपूर्ण माहौल का जिक्र है। 57 लोग मारे जाते हैं। अभी एक महिला जी कह रही थी, कांग्रेस की प्रवक्ता, कि ये पुरानी घटना, बंगाल का चुनाव पुरानी घटना। अरे ये जो मणिपुर में हुआ है मई की घटना है, लेकिन आज हमारा देश चल रहा है, आक्रोश जिंदा है। ऐसे ही जो बंगाल का चुनाव हुआ है इतना पुराना नहीं कि उसको भूल जाए। माफ कीजिएगा, राजस्थान में भी 2 दिन पहले हुआ है, जिस तरह से पूरे के पूरे घर में लोगों को चला दिया गया है। आप लोग इस पर कृपया ये इसको इकट्ठा करने के लिए बहुत संक्षेप में अब मैं जवाब लेना चाहूंगी आप सबसे। गरिमा जी, मैं कुछ आंकड़े देख रही थी जहां पे आया कि राजस्थान शीर्ष पर कब से है, तो 2019 से 2023 तक राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शीर्ष पर है। 2018 में वो शीर्ष पर नहीं था। ऐसे में क्या अब कुछ उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव तो सर पे है राजस्थान के, लेकिन क्या सरकार गंभीर बनेगी? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री तो अपने गृह क्षेत्र में ही हुए मामलों को लेकर गंभीर नहीं दिखते। देखिए ममता जी, महिलाओं के साथ अपराध देश के किसी भी कोने में हो वो जस्टिफाई नहीं हो सकते, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न या चीरहरण हुआ है तो उसका खामियाजा पूरा देश या पूरी मानव संस्कृति झेलती है। ऐसे में मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर वहां अपराध हो रहे हैं तो गहलोत जी शुड लुक इनटू द मैटर। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण की गई हैं। यहाँ शाइना एनसी ने कहा कि ठीक संसद सत्र से पहले टाइमिंग देखिए इन वीडियोज के आने के। दिस इज द क्वेश्चन विच वी वांट टू आस्क। हम तो 4 मई तारीख बता रहे हैं जब मणिपुर में ये प्रकरण हुआ। हम खुद आपसे यही पूछना चाहते हैं कि इतनी देरी से ये वीडियो बाहर क्यों आया? कम से कम आपकी सरकार के संज्ञान में तो आया होगा, हमारे पास आते आते देर हो गई। आज प्रधानमंत्री ने 3 महीने बाद मुंह खोला है, गनीमत है। लेकिन ये जो राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे हैं, मैं तो तारीखें पूछ रही हूँ। ये राजस्थान के जो प्रकरण आप बता रही हैं या पश्चिम बंगाल के बता रही हैं, जब हम कैटेगोरिकली मणिपुर की तारीख बता रहे हैं कि 4 मई का प्रकरण है, आज 78 दिन के बाद बाहर आया है। ये देश की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है कि 77-78 दिन तक उन्होंने बमुश्किल कोशिश करी इसको दबाने की, इस वीडियो को बाहर ना आने देने की, इंटरनेट बंद करके। लेकिन पश्चिम बंगाल की घटना कब की है? क्यों लॉकेट चैटर्जी तुरंत पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद बाहर नहीं आई? क्यों उन्होंने प्रेस वार्ता नहीं करी? ये देश के साथ धोखा है। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। गरिमा जी, आपने बात रखी, मैं स्वयं पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगी। स्वयं पुरोहित जी की ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही मामले सामने रखे थे। हालांकि आपके डीजीपी ने आज जो बात कही, मैं सवाल इसको लेना चाहती हूँ कि मानवाधिकार आयोग ने जो मामले उठाए उसमें दिया गया है कि 3700 से ज्यादा मामले 140 पर ही सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई, उनमें भी लोगों को छोड़ दिया गया। तो क्या हम पश्चिम बंगाल की सरकार पर भी ये विश्वास किया जा सकता है कि ममता बनर्जी अपने राज्य में महिला मुख्यमंत्री होते हुए कम से कम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर दिखेंगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा और अभी फिर कहता हूं कि देश के अंदर में जो सशक्ति से ऐसे आरोप जो आप लगा रहे हैं, ये झूठे आरोप, देखिए पश्चिम बंगाल में मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, मैं तो तथ्यों के हिसाब से बात कर रही हूं। चटर्जी ने जो आप आज आरोप लगाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से आप ये डिबेट कर रही है। लॉकेट चटर्जी ने आज जो आरोप लगाया है पश्चिम बंगाल के ऊपर में, वो एक फॉल्स एलिगेशन है। डीजीपी ने क्लियरिफिकेशन दिया है। आपके पास में अगर कोई भी इसका सबूत होता है तो वहां के सीसीटीवी कैमरे भी जांच हुए हैं। 8 तारीख की अगर ये घटना बता रही है, 13 या 14 तारीख को एक मेल आता है, उस मेल के थ्रू एक तो कंप्लेन आती है। मगर शुभेंदु अधिकारी 8 तारीख को जाते हैं पांचला में, 9 तारीख को जाते हैं, मगर इस विषय में कोई बात नहीं करते हैं। ऐसी कोई व्यक्ति सामने, ऐसी कोई महिला, सुनिए मेरी बात, संक्षेप में जवाब अचानक अगर वो आ जाते हैं, आ करके अगर किसी भी तरह की अगर वो आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए मणिपुर को ढकने के लिए, व्हाट अबाउटरी करने के लिए कि वहां पे ये हो रहा है, इसलिए आप बंगाल में भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है। विपक्षी कुछ ना बोले, विपक्षी मुंह बंद कर ले, महात्मा गांधी के बंदर की तरह मुंह बंद करके बैठ जाए। अंत में शाइना एनसी जी, आपसे लास्ट कमेंट। सिर्फ मणिपुर के बारे में बोलिए। मेरा क्यों प्रधानमंत्री 3 महीने तक चुप रहे? जब कोई महिला क्या है इस पर बाहर आके बोलती है तो आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जब आपके मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है
कि हाँ ये कानून व्यवस्था को लेके एक सवाल प्रश्न चिन्ह उठा है। ये बंगाल की बात नहीं है, ये राजस्थान की बात नहीं है, ये पूरे देश में जो एक पुरुष प्रधान मानसिकता जिसके खिलाफ हमें एकजुट आवाज उठाना है, इसमें राजनीति न करें तो बेहतर है। हुआ है जिसे भाजपा के एक नेता के बेटे ने अंजाम दिया। भाजपा के पूर्व दर्जाधारी के बेटे ने यहाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड को अंजाम दिया। चलिए शायना जी, मैं बोलूं सब मेरे ऊपर बोले, जब भी मैं बोलूं कोई मौका ही ना दे। आपने कहा गरिमा जी वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। यहाँ पे मेरे मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी, लेकिन एक बात जो दर्शकों तक भी हम पहुंचाना चाहेंगे कि इस वक्त संसद सत्र चल रहा है। शायना जी और गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी मेहमानों का इस पैनल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ का कोई भी मामला हो, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और जनता के सामने कुछ ठोस एक्शन भी आना चाहिए, जिस पर अब रहेगी जनता की भी नजर। फिलहाल बात करते हैं ज्ञानवापी से जुड़ी हुई खबर लेते हैं। वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए गए ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से राडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। वाराणसी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मां श्रृंगार गौरी मूलवाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेटिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है। हिंदू पक्ष की 4 महिलाएं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक ने 16 मई को जिला जज की अदालत में अर्जी देकर अपील की थी कि सील वजूखाने को छोड़ शेष सभी हिस्सों का वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराया जाए। न्यायालय में महिलाओं के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पूर्व में हुए कोर्ट कमीशन की एक रिपोर्ट पेश की थी। उनका कहना था कि सर्वे में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। अधिवक्ताओं की दलील है कि ASI सर्वे से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है। जी देखिए, हमने ये कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है, आज भी वहाँ पे हॉलो साउंड आ रही है, धप-धप की आवाज़ आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहाँ पे भी आदि विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जाँच की बहुत ज़रूरत है। GPR सर्वे द्वारा उसकी जाँच की जाए। हमने कोर्ट को ये भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुँचाए हुए की जाए, और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी के मूलवाद में सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेटिंग वाले भाग का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI से रडार तकनीक से सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर अदालत ने 14 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था। हाँ, अभी ऑपरेटिव पोर्शन माननीय जिला जज महोदय ने पढ़ के सुनाया कि जो उनके SI सर्वे का एप्लीकेशन था उसको मंजूर कर लिया है, और पूरा कैंपस वो पोर्शन जो सुप्रीम कोर्ट से वजूखाना सील्ड है उसको छोड़ के, और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अब वो नकल लेने के बाद, आर्डर का अवलोकन करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर्वे में बिना क्षति पहुंचाए पत्थरों, देव विग्रहों, दीवारों सहित अन्य निर्माण की उम्र का पता लग जाएगा। साथ ही पूरे सर्वे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाएगी। अधिवक्ताओं ने अपने दलील में कई सबूत व तथ्य भी अदालत में रखे हैं। अदालत ने 22 मई, 12 व 14 जुलाई को भी सुनवाई की। पिछली सुनवाई पर आदेश के लिए 21 जुलाई की तिथि नियत की थी। इस मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे कराने के आवेदन का विरोध किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ हरिकेश बहादुर सिंह की रिपोर्ट, TD न्यूज। इंदौर में आयोजित G20 श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ शुरू हुई आज की इस बैठक के दौरान परिणाम दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया। वहीं पिछले 2 दिनों में रोजगार कार्य समूह में 3 प्रमुख मुद्दों सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और वैश्विक कौशल अंतराल पर गहरा मंथन चला, जिसके बाद आज श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक में तीनों विषयों पर आम सहमति के बाद घोषणा पत्र सामने आया। इंदौर में भारत की अध्यक्षता में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का सफलतापूर्वक समापन हो गया। श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय इस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश से हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्किल के महत्व पर जोर देते हुए स्किलिंग, री स्किलिंग और अप स्किलिंग को भविष्य के लिए कार्यबल का मंत्र बताया।
पीएम ने कहा कि भारत के पास विश्व को कौशल कार्य बल मुहैया कराने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से इसके लिए अहम भूमिका निभाने की अपील की। We all need to skill our workforce in the use of advanced technologies and processes. Skilling, reskilling and upskilling are the mantras for the future workforce. In India, our Skill India mission is a campaign to connect with this reality. Under our Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, more than 12.5 million of our youth have been trained so far. वहीं इस बैठक को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल की उपलब्धियों के बारे में बताया। वहीं मंत्री स्तरीय बैठक के समापन पर इंदौर में अंतिम परिणाम और चेयर समरी सामने आ गई है, जिसके बारे में बताते हुए केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बैठक जिन विषयों पर आधारित है उन तीनों पर ही पूरी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्किल गैप के लिए ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे इस अंतर को खत्म किया जा सके। सरकार के द्वारा 3 विषय रखे गए थे, उस पे पूरी कंसेंसस के साथ एडॉप्शन हुआ। बैठक में G20 देशों और आमंत्रित देशों के करीब 30 श्रम और रोजगार मंत्रियों समेत 165 प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद विदेशी मेहमानों का रात्रि भोज इंदौर की विश्व प्रसिद्ध 56 दुकान पर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछली बार इंदौर आए थे तो उन्होंने कहा था कि इंदौर एक शहर नहीं बल्कि एक दौर है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इंदौर में जो घोषणा पत्र सामने आया है वो रोजगार और श्रम के क्षेत्र में G20 देशों में एक नया दौर लेकर आएगा। इंदौर से कैमरामैन भरत कुशवाहा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज। आइए अब नजर डाल लेते हैं बिजनेस से जुड़ी कुछ खबरों पर। कोयला उत्पादन में देश ने नई उपलब्धि हासिल कर ली है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में कोयले का कुल उत्पादन 223.36 मिलियन टन रहा, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन है। कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल और जून 2023 के बीच 175.48 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 159.75 मीट्रिक टन था। यानी पिछली बार की तुलना में इस बार 9.85% की वृद्धि दर्ज की गई है। जून 2023 के अंत तक कोयला स्टॉक में 37.62% की वृद्धि हुई है। कोयला उत्पादन में भारत की ये उपलब्धि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक गन्ना किसानों का चीनी सीजन 2020-21 तक करीब 99.9% गन्ने के बकाया का भुगतान चुका दिया गया है। पिछले चीनी सीजन 2021-22 के लिए 99.9% से अधिक गन्ना बकाया का भुगतान कर दिया गया है और वर्तमान चीनी सीजन में 17 जुलाई 2023 तक लगभग 91.6% गन्ने के बकाया का भुगतान कर दिया गया है। ये जानकारी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। और न्यूज नेट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं खेल जगत की खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुषों की जोड़ी कोरिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी की जोड़ी को 21-14, 21-17 के अंतर से हराया। दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में चल रहे ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुष वर्ग के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में महेश पशुपति, समीर और राजकुमार संधू की टीम ने रजत पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। जूनियर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह का सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया है। अनाहत को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मिस्र की मलक हवाकी के हाथों शिकस्त मिली। मिस्र के खिलाड़ी ने मुकाबले को 3-1 से अपने नाम करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले जा रहे फीफा महिला विश्व कप में आज खेले गए पहले मुकाबले में नाइजीरिया और कनाडा के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। इस मैच में दोनों ही टीमों की ओर से कोई खास खेल नजर नहीं आया और दोनों ही टीमें आक्रामक रणनीति से दूर दिखीं। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे